नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का और आपने मुझे देखा और पसंद किया उसके लिए भी पूर्व में ही शुभकामनाएं। आज का विषय सेंसिटिव भी है, गंभीर भी है और चर्चा का भी है और कहें कि बहस का भी। आज हम बात कर रहे हैं आपसे हिंदी की। हिंदी क्या है वह हिंदी जिसे हम जानते समझते हैं और क्या हम वाकई में हिंदी का ही प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। और साल के 364 दिनों में हिंदी की हत्या कर देना और एक दिन हिंदी को श्रद्धांजलि दे देना, क्या हम उसकी बात करेंगे या हम हिंदी दिवस के दिन मनाए जाने वाले उस नाटकीय परिवेश की बात करेंगे या हिंदी के संवैधानिक पक्ष की बात करेंगे। क्या हिंदी संविधान के अनुसार राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है या मातृभाषाओं का संगम है हिंदी, उसकी भी बात करेंगे। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ साथ उसी हिंदी के संवैधानिक पक्ष की भी बात करेंगे और इसी के साथ साथ हम इसमें गांधी की भी बात करेंगे, नेहरू की भी बात करेंगे और संसदीय कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए थे हिंदी के पक्ष या विपक्ष में, उसकी भी बात करेंगे। तो वीडियो लंबा होगा आज का, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हिंदी के कई संवैधानिक, कई राजनैतिक, कई संसदीय और कई धार्मिक पक्षों की बात मैं करूँगा। आपको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा डेटा को। कुछ डेटा इंटरनेट के हैं, कुछ अखबार के हैं, कुछ पत्र पत्रिकाओं के हैं, कुछ लोगों का साक्षात्कार लिया है, वहाँ से डेटा है। तो हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को शुभकामनाएं, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। जी हाँ, देखो शुरू करते हैं बातों को। लोगों को जुड़ा है वो जुड़ते रहेंगे। निज भाषा उन्नति है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये पंक्तियाँ शायद आज के समय में प्रासंगिक हैं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उसी भारतेंदु के इतिहास को या उन्हीं भारतेंदु की लेखनी को जानने समझने का यदि कोई आज प्रयास करता है तो संपूर्ण साहित्य हमको हिंदी भाषा में नहीं मिलता है, या अंग्रेजी में मिलता है या अनुवाद की अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी मिलता है। लेकिन हमको मूल बातें किसी व्यक्ति की जाननी हो इतिहास के आलोक में तो हिंदी भाषा में प्राप्त नहीं होती है। अब बात करते हैं सीधी संसद से। हमारे संविधान में आईपीसी भारतीय दंड संहिता में हिंदी भाषा के प्रावधान को लेकर लंबी चौड़ी अनुच्छेदों की श्रृंखला है। अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक। किस अनुच्छेद में क्या है डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना समझ लीजिए कि संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 43 में साफ शब्दों में कह दिया गया है कि संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी। यहाँ संघ शब्द है, देश नहीं है, राज्य नहीं है, भारत नहीं है, सीधा सीधा कहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी। यह स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया है। उसी हमारे संविधान में एक और प्रावधान किया गया है, वर्ण की जो लिपियां होती हैं, लिपि हमारी वह रहेगी देवनागरी। इसका भी वर्णन हमारे संविधान में साफ साफ कर दिया गया है। लेकिन सवाल फिर मैं आपको बता दूं, वह राजभाषा की बात करता है। राष्ट्रभाषा क्या होगी, संपर्क भाषा क्या होगी या मातृभाषाएं क्या होगी, उसकी बात मैं आगे करूंगा आपसे। एक और बात करता है कि भारतीय अंक जो हमारे नंबर्स होते हैं उसकी जब बात करी जाती है वह हम लोगों ने रोमन स्वीकार किए हैं। इस बात को समझिए और इस बात की पूरी जानकारी आपको संविधान के अनुच्छेद 344 में डिटेल से मिलेगी। इस बात का भी ध्यान रखिए। और साथ ही साथ संविधान के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया था कि जब नेहरू से पूछा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, कि आप हिंदी को, हिंदुस्तानी को, उर्दू को या अंग्रेजी को किसके पक्ष में हैं, तो नेहरू का जवाब क्या था, संसद में रिकॉर्डेड है, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि अंग्रेजों का हम भारतीयों पर अधिकार था, इसीलिए हमें अंग्रेजी स्वीकार करनी पड़ी। क्वेश्चन मार्क है, अंग्रेजी करनी पड़ी, ये नेहरू का बयान है। लेकिन अब अंग्रेजों का शासन नहीं है, भारतीयों का ही अधिपत्य है, अधिनायक है, तो अब हमें हिंदुस्तानी भाषाओं को या हिंदुस्तानी या हिंदी उसका पक्ष लेना पड़ेगा, उसकी बात करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ गांधी की जब बात कर हिंदी के पक्ष में, तो गांधी जी के जवाब क्या थे उसको भी जानिए, समझिए। संस्कृत निष्ठ, हिंदी में संस्कृत निष्ठ एवं फारसी भाषा के शब्द यदि लेने पड़े तो ज़रूर लें। और यदि हिंदी को सशक्त बनाने के लिए
या हिंदुस्तानी को सशक्त बनाने के लिए हमें किन्हीं भारतीय भाषाओं के शब्दों को लेना पड़े तो भी लीजिए, ये गांधी जी का वक्तव्य था। गांधी जी ने और क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी ने हिंदुस्तानी नेताओं के मन में घर कर लिया है। ये बात भी फैक्ट है और सच है, घर कर लिया है। फिर गांधी जी कहते हैं कि मैं इसे देश के मनुष्यत्व की प्रति अपराध मानता हूँ, यानी कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारे संचालक हैं, यदि उनके ही मन में हिंदी बोलने समझने निकलने वालों के प्रति एक विशेष दृष्टि होगी, तब हम क्या मायने रखेंगे। नेहरू की चिंता ये थी, गांधी की भी चिंता ये थी। एक बात और आती है कि हिंदी के ही संदर्भ में जब अनुच्छेद 99 पढ़ते हैं हम लोग, अनुच्छेद 99 पढ़ते हैं, उसमें कहा जाता है कि संसद की जितनी भी कार्यवाही होगी वह होगी केवल और केवल हिंदी या अंग्रेजी में होगी, लेकिन वहाँ हिंदी के स्थान पर हिंदुस्तानी शब्द का जिक्र है, हिंदी का नहीं है, और वह राजभाषा होगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि संघ क्या होगी, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अनुच्छेद 344 भी देख सकते हैं और अनुच्छेद 343 से लेकर 51 की भी बात कर सकते हैं। एक और इसमें बात उठी है कि जब इसमें संसद में ये बात उठाई गई कि क्या हम हिंदुस्तान को हिंदी भारत बनाना चाहते हैं, यानी कि भारत में वही रह सकता है जो हिंदी बोलता है, हिंदी समझता है, हिंदी जानता है, तो इस पर फिर सवाल उठता है क्या भारत हिंदी भाषियों का ही होगा, या इसमें जो हिंदी नहीं बोलते हैं, समझते हैं, जानते हैं, या हिंदी को कंफर्ट नहीं होते हैं, तो क्या वह हिंदुस्तान में नहीं रह सकते हैं। इसके ऊपर भी गर्मा गर्म बहस होती है। और जब एक सवाल पूछा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू से संसद में कि क्या आपने संविधान का हिंदी अनुवाद पढ़ा है या देखा है, तब उस पर जवाब सुनिए। डॉक्टर रघुवर जी थे, एक सांसद थे डॉक्टर रघुवर जी, उन्होंने हिंदी में संविधान का अनुवाद किया था। जी हाँ, अंग्रेजी से हिंदी में संविधान का जब अनुवाद किया डॉक्टर रघुवीरा ने, तब नेहरू जी ने कहा कि मैंने जब संविधान का हिंदी अनुवाद पढ़ा तो 10% भी मेरे समझ में नहीं आया संविधान का हिंदी अनुवाद। यह भी रिकॉर्डेड है। और साथ ही साथ हिंदी देश की राष्ट्रभाषा बने या राजभाषा बने, इस बहस को लेकर कई कमेटियां बनाई गई। उसमें से एक कमेटी थी KN मुंशी एवं स्वामी अयंगर की अध्यक्षता में। उसमें क्या निर्णय लिया गया, उसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि आने वाले 15 वर्षों तक, अर्थात 1950 से 1965 तक सभी सरकारी कामकाज की भाषा अंग्रेजी ही होगी। ये साफ साफ उस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, जिसको स्वीकार भी किया गया। और अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 344 में आप इसको साफ साफ स्पष्ट शब्दों में देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। उसी कमेटी ने यह भी रिकमेंड किया कि इन्हीं 15 वर्षों के दौरान हम सभी सांसदों को, हिंदी प्रेमियों को, भारतवासी जो भाषाओं से प्रेम करते हैं, अपनी अपनी भाषाओं को सशक्त बनाने के लिए, कामकाज के स्तर में लाने के लिए, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि में लाने के लिए, उसके लिए कार्य करेंगे कि हमें 65 के बाद अंग्रेजी की आवश्यकता ना पड़े। यह भी कमेटी की रिकमेंडेशन थी जो KN मुंशी और अयंगर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। लेकिन अफसोस यह है 15 वर्ष बीत चुके हैं, आज भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए तो छोड़ दीजिए, भारत की अन्य भाषाओं के प्रति जो 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता मिली थी, उनको भी प्रचार प्रसार करने के लिए कोई योजना आज भी नहीं है, कोई स्पेशल बजट भी नहीं है। इस बात को समझ लीजिए, यह हिंदी की दुर्दशा है। अभी मैं जब आगे जाएगी बातें, हिंदी के बहुत नकारात्मक पक्ष की भी बात करूंगा, इसीलिए यदि आप पॉजिटिव सुनना चाहते हैं तो नेगेटिव भी सुनिएगा। आगे एक और बात उठी कि SV कृष्णमूर्ति राव, एक सांसद थे SV कृष्णमूर्ति राव, उन्होंने जब सवाल उठाया कि आप हिंदी की तो बात करते हैं, लेकिन भारत में जो छोटी छोटी बोलियां बोली जाती हैं,
जी हाँ, भारत में जो छोटी छोटी बोलियां बोली जाती हैं 7वीं समवर्ती सूची में, जिनको स्थान भी दिया गया है, उनके लिए किस भाषा का प्रावधान है। जब यह मुद्दा उठा भाषा का, और यह भी कहा गया लगभग 25 से लेकर 28 करोड़ भारतवासी अपनी अपनी लोकल बोलियां बोलते हैं, तो उसके ऊपर संविधान में कोई भी बहस नहीं हुई, कोई भी संशोधन नहीं किया। और यह अफसोस है कि आज भी हमने बोलियों को कामकाज की भाषा नहीं बना पाए, बोलियों को हमने शिक्षा में उच्च शिक्षा की भाषा नहीं बना पाए। यही कारण है और यही अफसोस भी है। और आगे जब हम और बात करते हैं कि जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि सांसद थे, उन्होंने जब कहा कि भारत के सभी सांसदों को बिना किसी और ये रिकॉर्डेड है, आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, और संसद की कार्यवाही कहीं लिखित में दर्ज होती है, वहाँ भी आप पढ़ सकते हैं। मैं गलत हूँ, सवाल कीजिएगा। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते हैं कि भारत के सभी सांसदों को बिना इफ, बिना बट, बिना किसी किंतु परंतु के हिंदी को ही स्वीकारना होगा संसद में बहस करने के लिए और सभी प्रकार के कामकाजों को करने के लिए। लेकिन क्या मुखर्जी साहब ने ये सोचा, इस देश में जो हिंदी नहीं बोलते हैं, जो हिंदी नहीं जानते हैं, खासकर ऐसे लोग जो आदिवासी लोग हैं, जो जनजातीय समाज के लोग हैं, और जो नॉर्थ ईस्ट के या दक्षिण भारत के लोग हैं, उनके ऊपर क्या हिंदी थोपने जैसा नहीं होगा। जब ये सवाल उनसे पूछा गया संसद में जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, एक आदिवासी एकमात्र सांसद जयपाल मुंडा के द्वारा जब ये सवाल पूछा गया मुखर्जी से, तब वह मौन हो जाते हैं या इस पर कोई बहस नहीं होती है। इस बात को भी हमें सोचना होगा, समझना होगा। एक और चीज़, अभी मैं संवैधानिक पक्ष की और संसद की बात कर रहा हूँ इस चर्चा में, इस संवाद में, इस FB लाइव में। इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी हिंदी के और पक्षों पर भी आऊँगा, हिंदी के वैज्ञानिक, हिंदी के तकनीकी, हिंदी के शोधपरक, हिंदी के व्यापारिक, और हिंदी आज के समय में क्या है उसकी भी बात करूँगा। हिंदी दिवस के नाटक की, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन की, विश्व व्यापार संगठन में हिंदी की, और WHO में हिंदी की स्थिति क्या है उसकी भी बात करूँगा। लेकिन एक क्रम से करूँगा, उस क्रोनोलॉजी को समझते रहिएगा। जब मौलाना आज़ाद ने हिंदी को लेकर वक्तव्य कहा, तो शायद ही किसी ने उस पर सवाल उठाया होगा। क्या कहते हैं जनाब मौलाना आज़ाद साहब कि इस देश में बोलियां गढ़ी नहीं जाती हैं, विकसित होती हैं, और ये सत्य है। इस देश में बोलियां लिखी नहीं जाती हैं, बोली जाती हैं, यह भी सत्य है। और इस देश में जुबानें बनाई नहीं जाती हैं, बन जाती हैं। इस बात को भी याद रखिए। और उनके वक्तव्य में गरम दल हो या नरम दल हो, या मुस्लिम लीग हो या कांग्रेस पार्टी हो, अधिकांश सांसदों ने, या कहे 279 सांसदों में से 210 सांसदों ने हिंदुस्तानी को नहीं, हिंदी को फेवर किया। और जब गांधी या नेहरू या मुखर्जी साहब या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात करें किस भाषा के पक्ष में थे, तो ये चारों नाम हिंदुस्तानी के पक्ष में थे। तो क्या इन चारों विद्वानों की बात को नकार कर हमने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया, तो क्या हमने उन चार लोगों की अवहेलना की? ऐसा भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। संवैधानिक पक्ष को समाप्त करने से पूर्व आप सभी दर्शक संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351 का ज़रूर अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अब बात करते हैं कि क्या हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है। इसको भी जान लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हम राजभाषा उसे कहेंगे जो राज्य चलाने के लिए या देश चलाने के लिए सरकारी महकमों में, सरकारी मंत्रालयों में या सरकारी डिपार्टमेंट्स में प्रयोग में लाई जाती है, वही राजभाषा का दर्जा प्राप्त करती है। अब आपके सामने फैक्ट है कि जब आप किसी सरकारी विभाग में, सरकारी मंत्रालय में अपने किसी सरकारी कामकाज के लिए जाते हैं, तो क्या हिंदी में कार्यवाही होती है, हिंदी में कामकाज होता है? 90% से लोगों का जवाब होगा नहीं, अंग्रेजी में होता है कामकाज।
हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी की भी बात करूंगा, और क्या हिंदी विश्व भाषा है उसकी भी बात करूंगा, और क्या हिंदी लोकल लैंग्वेज है या ग्लोबल लैंग्वेज है उसकी भी बात करूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी राष्ट्र अपनी भाषाओं के सम्मान एवं समृद्धि के लिए सजग हैं। इस टिप्पणी को मैंने पढ़ा कि सभी राष्ट्र अपनी भाषा की संस्कृति और भाषा के संवर्धन के विकास के लिए प्रतिदिन नहीं प्रतिपल कार्य करते हैं। जर्मनी, फ्रांस, नेपाल, इटली, जर्मनी इसके उदाहरण हैं, स्पेन इसके उदाहरण हैं, लेकिन भारत केवल अपवाद है इसका। गांधी जी फिर आते हैं, फिर कहते हैं गांधी जी इसी बात को लेकर, इसलिए गांधी का हिंद स्वराज्य और उनके मेरे सपनों का भारत जरूर पढ़ना चाहिए, जो भारत के भविष्य का ब्लूप्रिंट आज से लगभग 100 साल पहले लिखकर चले जाते हैं। और प्रेमचंद को भी आपको पढ़ना चाहिए। गांधी कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि हिंदुस्तान के अधिकांश और अनपढ़ माता पिता भी अपने बच्चों को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाना चाहते हैं। क्यों कहते हैं गांधी जी? क्योंकि गांधी जी ये बात अपने परिवार में अपने संतानों के प्रति भी देखते हैं और लागू करने का पूरा प्रयास करते हैं कि उनके बच्चे भी हिंदी पहले सीखें, हिंदुस्तानी पहले सीखें, अंग्रेजी उसके बाद सीखें। इसी तर्क को मद्देनजर रखते हुए वर्तमान शिक्षा नीति में हिंदी और भारत की अन्य लोकल भाषाओं को इसीलिए स्थान दिया गया है कि लोकल भाषाओं की समृद्धि हो और लोकल भाषाओं के साथ साथ हिंदी को वह स्थान मिल सके कि विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, तकनीकी हो, अन्वेषण हो, गवेषण हो, उस क्षेत्र में हिंदी भाषा को स्थान मिल सके। अगली बात पर आते हैं। हम अपने देश में ये चर्चा सुनते हैं कि हिंदी विश्व भाषा है, विश्व के अधिकांश देशों के द्वारा हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है। तो कुछ डेटा पढ़ के सुनाऊंगा, कैमरे को नहीं देख पाऊंगा, इसलिए सुनिएगा बातों को। सुनेंगे तो अच्छा है, नहीं सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। बात यह है कि साल में एक दिन हिंदी का शेष 364 दिन अंग्रेजी का वर्चस्व है। अंग्रेजी ग्लोबल है, हिंदी लोकल है, लेकिन लोकल के लिए वोकल के भाव का अभाव है। हिंदी लोकल है लेकिन लोकल के लिए वोकल का अभाव है। धारणा है कि अंग्रेजी के अभाव में उन्नति असंभव है, लेकिन एशिया के 48 देशों की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। एशिया के 48 देशों की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। अर्मेनिया की अर्मेनिश है, इजराइल की हिब्रू है, ईरान की फारसी और सऊदी अरब की सीरिया, इराक, जॉर्डन, यमन, बहतर, कैतान, कैतूल की राजभाषा अरबी है। चीन ताइवान की मैंडरीन है, कोरिया की कोरियाई है, श्रीलंका की सिंगाली है, तमिल कंबोडिया, खेमर अफगानिस्तान की पुश्तो है, तुर्की की टर्की है। दक्षिण अफ्रीका के 12 देशों में से 9 देशों की भाषा स्पेनिश है और ब्राज़ील की भाषा पुर्तगाली है। इसी तरह यूरोप के 46 देशों में से 40 देशों की भाषा अंग्रेजी नहीं है। डेटा बहुत है मेरे साथ, और साथ ही साथ सिर्फ ब्रिटेन की भाषा अंग्रेजी है। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में भी अंग्रेजी मूल भाषा नहीं है, बावजूद इसके अंग्रेजी विश्व भाषा मानी जाती है नहीं, मानी जाती है। मूलभूत प्रश्न है कि अंग्रेजी ना अपनाने वाले देशों और खासकर जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, इजराइल आदि को इतनी तरक्की कैसे मिली बिना अंग्रेजी को जाने, बिना अंग्रेजी को समझे। और साथ ही साथ फिर हम उसी पक्ष पे जाएंगे कि एनजी अयंगर और केएम मुंशी ने जो कमेटी बनाई थी उसमें प्रावधान साफ साफ था कि 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उस कमेटी का भी दोष नहीं है। आज के मंत्रालयों का, उस समय के मंत्रालयों का और हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए जो कमेटियां, जो आयोग आए, उनका दोष है जो उसको क्रियान्वित या इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाए। इस बात को भी समझिए। और एक चीज़ की और बात करते हैं, हम दूसरे पक्ष पर आते हैं, बाज़ार पर। आपने बहुत से ऐसे प्रोडक्ट देखे होंगे,
अब मैं आ रहा हूँ विषय के उस पक्ष पर जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी दिवस के मायने और हिंदी के मायने, भविष्य की हिंदी और वर्तमान की हिंदी, बाजार की हिंदी, तकनीकी और शोध की हिंदी, उस पर आऊँगा। बाजार की भाषा क्या हिंदी है? बिल्कुल है। हिंदी आज के समय में बाजार की भाषा हर मुल्क अपना रहा है। कारण उसके 3 हैं, 1 2 नहीं 3 कारण हैं। पहला कारण है चाइना के बाद या मंडारिन के बाद हिंदी बोली जानी समझे जाने वाली भाषा है। इसीलिए व्यापार उस भाषा में होता है, क्योंकि हिंदुस्तान का 40% भाग विश्व के छोटे छोटे देशों में रहता है, बसता है। इसीलिए व्यापारियों ने हिंदी को बढ़ावा दिया है। लेकिन हिंदी जानने वालों ने, हिंदी विश्वविद्यालयों ने, हिंदी विभाग ने अपनी जिम्मेदारी के साथ छुरा ही नहीं घोंपा है, अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। कर्तव्यों को भूलकर हिंदी विभाग की भूमिका केवल वही है। हमारे एक मित्र डॉक्टर गौरव जी ने जो कहा कि हिंदी विभाग का योगदान या हिंदी विश्वविद्यालयों का योगदान क्या है हिंदी को प्रचार प्रसार करने के लिए, तो बड़ा अच्छा जवाब लगा। मैं कोट कर देता हूँ। आज के समय में या आज के दिन या 2-3 दिन पूर्व से हिंदी दिवस पे जो वेबिनार हो रहे हैं, उसमें जो परिचर्चा संवाद हो रहे हैं, वहीं तक हिंदी का योगदान सीमित है। हिंदी विभाग का, हिंदी विश्वविद्यालयों का। दूसरे पक्ष पर आते हैं हम, शिक्षा और शोध के पक्ष पर आते हैं। उसको भी ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्षों बाद भी विज्ञान, प्रविधि, प्रौद्योगिकी के विषय पर हिंदी में कितनी पुस्तकें मौजूद हैं? आज के समय में यह सवाल है कि विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, LIC के क्षेत्र में, अन्वेषण के साथ साथ जब हम साइंस के क्षेत्र में जाते हैं, कितने प्रतिशत हिंदी माध्यम की पुस्तकें प्राप्त होती हैं छात्र छात्राओं को या रिसर्च स्कॉलर को? यह भी सवाल है। साथ ही साथ कितने ऐसे जर्नल, कितने ऐसे शोध आलेख और कितने ऐसे शोध पत्रिकाएं हैं जो हिंदी भाषा में प्रकाशित होती हैं भारत के अंतर्गत? यह भी जानने समझने का विषय है। जब आप भारत सरकार की प्रौद्योगिकी एवं शब्दावली आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, उसके ऊपर भी जो डेटा मौजूद है, गलत होता हूं तो क्रॉस चेक ज़रूर कीजिएगा, 40 से लेकर 60% डेटा अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है। क्यों आज तक हमारे शिक्षा मंत्रालय हो या हिंदी मंत्रालय, हिंदी विभाग हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान, भू विज्ञान, अर्थ विज्ञान या भौतिकी के अन्य विषयों को लेकर हिंदी भाषा के शब्दकोश तैयार नहीं कर पाए? ये बहुत अच्छा सुनने में लगता है कि भारत के 40 या 60% लोग इंटरनेट का यूज़ करना हिंदी में जान गए हैं। लेकिन सच यह है कि आप किस 40% की बात कर रहे हैं, जब इस देश में आज भी 60 से लेकर 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो दिन का 20 रुपया भी नहीं कमा पाते हैं। डेटा मैंने कम बोला है। और जिनकी इनकम दिन की 20 रुपये नहीं है, क्या वे इंटरनेट का यूज़ करना जानते हैं? जिस देश में आज भी युवा सोशल साइंस की, एजुकेशन की या सोशल साइंस की शिक्षा भी हिंदी नहीं अंग्रेजी माध्यम में लेने के लिए विवश है, उस देश में आप हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत से इस देश में ऐसे राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के हिंदी विश्वविद्यालय हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई का माध्यम कागजों पर हिंदी है, कक्षाएं अंग्रेजी में होती हैं, बच्चों को नोट्स अंग्रेजी में दिए जाते हैं, लेक्चर अंग्रेजी में होते हैं और वेबिनार में ऐसी हिंदी का प्रयोग होता है कि उस हिंदी के शब्द के अर्थ को खोजने के लिए हमको डिक्शनरियों की आवश्यकता होती है। हिंदी विभाग की हालात तो इतनी बद से बदतर है वर्तमान समय में। कई ऐसे विभाग हैं भारत के अंतर्गत, और खासकर नॉर्थ ईस्ट को और साउथ को छोड़ दिया जाए, अपवाद नहीं कहूँगा, अच्छा ही कहूँगा, उनको यदि छोड़ देते हैं तो हिंदी विभागों की हालात ये हैं कि शिक्षक लोग आज भी अपने हस्ताक्षर, अपने नाम के आगे
पदवी या पीछे सरनेम भी अंग्रेजी में लिखना पसंद करते हैं। हिंदी हमारे मन मस्तिष्क में एक मानसिक ग्रंथि की तरह बैठ चुकी है। इसी का भय गांधी को था, अंबेडकर को था, टैगोर को था और बाबा साहेब अंबेडकर को था, और साथ साथ जिन्ना को भी इसी बात का डर था कि जो मुल्क अपनी मातृभाषाओं को, अपनी बोलियों को स्थान नहीं देता है, वह मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। इसी बात पे याद आ गया तो मैकॉले का जिक्र भी कर देता हूँ। 1935 से 38 के बीच में मैकॉले ने अपने फादर को कुछ चिट्ठियाँ लिखी थी, वह भी इंटरनेट पे मौजूद है, मिल जाएंगी, जो कहते हैं कि भारत की संस्कृति सभ्यता को समाप्त करने का पहला और मजबूत चरण क्या हो सकता है। तब मैकॉले कहता है कि इस देश की भाषाओं को नष्ट कर दीजिए, भाषा नहीं भाषाओं को नष्ट कर दीजिए, आप इस देश की संस्कृति सभ्यता पर अधिकार कर लेंगे। और जब आप किसी देश की भाषा को नष्ट कर देते हैं तो रामविलास शर्मा उसी बात को अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहते हैं कि भाषाओं का नष्ट होना आपके वर्तमान को और आपके भविष्य को नष्ट करने से कम नहीं होता है। और हम आते हैं वीडियो में या आगे बात करते हैं, ऐसे विषय भी हैं इस देश में कि सेना का मामला आता है, स्वास्थ्य का मामला आता है, उच्च शिक्षा का मामला आता है, शोध का मामला आता है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी विषय पर जब अन्वेषण गवेषण या शोध होता है तो शोधार्थियों के पास, शोध निर्देशकों के पास और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के पास डेटा मातृभाषाओं में, लोकल भाषाओं में या हिंदी में मौजूद ही नहीं होता है। जब आपके पास हिंदी का कीबोर्ड नहीं है, हिंदी की लिपि ज़रूर है लेकिन हिंदी की एल्गोरिदम नहीं है, संस्कृत को लेकर कहीं काम हो रहा है तो जापान जर्मनी में हो रहा है, हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो रहा है। तो हम ये हिंदी दिवस के इन क्षेत्रों पर काम करने की चर्चा क्यों नहीं करते हैं। हिंदी में रचनाएं लिखने से, हिंदी में साहित्य लिखने से, मानता हूँ इससे हिंदी साहित्य का विकास हो रहा है, हिंदी का नहीं हो रहा है, इस बात को समझिए। हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी का विकास दो अलग अलग चीज़ें हैं, इस बात को समझिए। इस देश में ई गवर्नेंस आई, ई बैंकिंग आई, ई शिक्षा आई, अब इस देश में हमें आवश्यकता ई प्रौद्योगिकी और ई ग्रामीण विकास की भी है। पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, गांव के छोटे छोटे उद्योग हों, लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जिसकी नई शिक्षा नीति में बात भी की गई है, उनको अब हमें लोकल भाषाओं में प्रारंभ ही नहीं करना होगा, उसको आगे बढ़ावा भी देना होगा। केवल हिंदी की तारीफ कर देना, यह कह देना कि 3 लाख से अधिक हिंदी भाषा में शब्दों की रचना है, यह कह देना कि मराठी के पास 70,000 से अधिक मराठी के शब्द हैं, यह कह देना कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में या यूएनओ के अंदर हम हिंदी को स्थान दिलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अरे साहेब, अरे जनाब, अरे मेरे हिंदी प्रेमी लोगों, WHO में, WTO में हिंदी की बात तो बाद में करना, पहले अपने माध्यमिक स्तर में हिंदी को स्थान दिलाने के लिए कुछ करिए। हिंदी विश्वविद्यालयों में हिंदी को बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं होता है कि आप क्लिष्ट हिंदी के शब्दों का प्रयोग करें, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है हिंदी के प्रश्न पत्रों में कि बच्चे सवाल की भाषा ही नहीं समझ पाते हैं और उत्तर को ना लिखे बिना छोड़ के आ जाते हैं। आप हिंदी की खड़ी बोली और हिंदुस्तानी के शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते हैं, जो गांधी ने 1936, 1946 और 1948 में मरने से 3 दिन पूर्व भी कहा था कि हिंदी और हिंदुस्तानी को सशक्त हम तभी कर सकते हैं जब उसमें लोकल भाषाओं के शब्दों को स्थान मिलेगा, जब उसमें विदेशी भाषाओं के शब्दों को स्थान मिलेगा। हम किसी भाषा से इसीलिए बैर द्वेष ना रखें कि उस भाषा के लोगों ने हम पर अधिकार किया। इस बात को समझिए, हम हिंदी को मजबूत करने के नाम पर हिंदी में केवल एक ही धर्म के भाषा के शब्दों का प्रयोग क्यों करना चाहते हैं, हमें इसको भी जानना और समझना होगा। साथ ही साथ एक इसमें क्षेत्र आता है तकनीकी का, प्रौद्योगिकी का, अभियांत्रिकी का। क्या हमने उन IITs में, NITs में
IIMs में, एम्स में, इन शिक्षण संस्थानों में या जिसमें पत्रकारिता भी आती है, हमने इन विषयों के लिए, इन विषयों को कैसे मजबूती मिले, इनके शब्दकोश तैयार किए हैं। और यदि शब्दकोश तैयार किए हैं, वह शब्दकोश पाठ्यक्रम के रूप में क्यों लागू नहीं किए गए हैं? क्या शब्दकोश केवल म्यूजियम के लिए होते हैं? क्या शब्दकोश केवल विभागाध्यक्ष पढ़ेंगे? क्या शब्दकोश पर चर्चा इस देश के वाइस चांसलर करेंगे? क्या इस देश की संस्कृति सभ्यता को जो लोग नहीं मानते हैं, आप उन लोगों पर कानून के तहत कार्रवाई कर देते हैं? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमारे देश के उस प्राचीन इतिहास को, चाहे वह धार्मिक इतिहास रहा हो, सांस्कृतिक इतिहास रहा हो, दार्शनिक इतिहास रहा हो, महिलाओं का इतिहास रहा हो, उसको जानने समझने की समझ हमारे विश्वविद्यालयों के या महाविद्यालयों के या विद्यालयों के पाठ्यक्रम में क्यों नहीं विकसित की? क्यों हमने एक विशेष धर्म, एक विशेष भाषा और एक विशेष तरीके से ही दी गई शिक्षा को महत्व क्यों देना प्रारंभ कर दिया? यह सवाल है हिंदी दिवस के दिन मैं नहीं करता इस फेसबुक को। मुझे इच्छा नहीं थी, लेकिन एक कमेंट आया, सुबेरिया कहीं मेल आया कि नीट की परीक्षाएं चल रही हैं देश में, एक नाटक चल रहा है, परीक्षाएं नहीं चल रही हैं। उसमें किसी विद्यार्थी ने अपने साइन अंग्रेजी में कर दिए, उस विद्यार्थी का मेल आया। तो शिक्षक ने कहा कि आपने अंग्रेजी में साइन क्यों नहीं किए, हिंदी में साइन नहीं कर सकते। और बड़ा अजीब लगा और उस बच्चे के 15 से लेकर 30 मिनट तक वेट कर दिए, बच्चे का समय बर्बाद हो गया। जब इस देश में आपको हिंदी में हस्ताक्षर करने की किसी से अनुमति लेनी हो, तब समझ लीजिए कि अंग्रेजी का प्रेम या हिंदी के प्रति जो नफरत की मानसिकता की ग्रंथि आपके अंदर स्थान जमाए नहीं, गड़ चुकी है। तब आप कैसे हिंदी दिवस मनाने का नाटक करते हैं? आधुनिक सवाल एक और करता हूं, मैं गलत होता हूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे सही कीजिएगा, वीडियो के बाद भी कमेंट कर सकते हैं। विश्व का कोई ऐसा मुल्क है जो अपनी भाषा को सेलिब्रेट करता है? एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, क्या आपने फ्रेंच दिवस सुना है? आपने कभी जैपनीज दिवस सुना है? आपने कभी उर्दू दिवस सुना है? या आपने क्या कभी रशियन दिवस, पोर्चुगीज दिवस, स्पेनिश दिवस, चाइनीज दिवस, जैपनीज भाषा जैसे दिवसों को सुना है? तो हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? विश्व दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, लाखों करोड़ों का बजट खर्च होता है, लेकिन जब बात आती है इस देश में शिक्षा पर बजट की, तो 2% से लेकर 5% खर्च करने का भी लोगों को तरीका नहीं पता है। किस देश में शिक्षा पर बजट कैसे खर्च होगा, किस क्षेत्र में शिक्षा के बजट खर्च करना है, जब यही नहीं पता है शिक्षा मंत्रालय को, और अब विदेश में हिंदी कैसे स्थापित हो, वैश्विक संगठनों में हिंदी कैसे स्थापित हो, इसके लिए बहुत जागरूक हैं जनाब। इस नाटक को छोड़िए, और ये हिंदी विश्वविद्यालयों की नहीं, उन सभी हिंदी भाषियों की भी यह कर्तव्य है कि हिंदी साहित्य से ज़्यादा हिंदी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ बातें जो मैंने कही, संविधान के अनुच्छेदों का ज़रूर अध्ययन करें जो हिंदी के पक्ष या विपक्ष में कही गई है। 2 पक्ष और बताऊंगा, एक जुडिशरी का पक्ष और इनके न्यायालय का पक्ष, और एक चिकित्सा का पक्ष, फिर वीडियो समाप्त कर दूंगा। इस देश में फिर भारतीय संविधान आता है, अनुच्छेद 348C। अनुच्छेद 348(3) में साफ साफ ये कहा गया है कि राज्यपाल की यदि इच्छा है और मंजूरी है तो न्यायालयों की कार्रवाई, विक्टिम को न्याय की जितनी भी प्रक्रिया है सभी की जानकारी हिंदी भाषा में दी जाएगी, यदि राज्यपाल और मुख्यमंत्री चाहता है। संविधान में प्रावधान है, किया गया है, बहुमत से पास भी हुआ है। प्रावधान होने के बावजूद क्या आप मुझे बता सकते हैं, चाहे लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कार्रवाई हिंदी में होती है? और क्या फैसला आप हिंदी में पढ़ सकते हैं? नहीं। अगर नहीं होती है तो यह 348C वाला नाटक क्यों किया जाता है इस देश में? और साथ ही साथ इस देश की किसी भी शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा व्यवस्था में जाते हैं, जब चिकित्सा के जब आप उस साइंस बैकग्राउंड में जाते हैं, माध्यम क्या हिंदी मिलता है? हिंदी तो छोड़ दीजिए, क्या आपको लोकल भाषाओं का माध्यम मिलता है कि आपको तमिल में, मैथिली में, कन्नड़ में, मलयालम में,
और पंजाबी में, भोजपुरी में अपनी शिक्षा दीक्षा लेने का अधिकार है? और यदि नहीं है तो संविधान में 343(1) क्यों दिया गया है? अगर दिया गया है तो कुछ बात तो द्वंद्वात्मक है, कॉन्ट्रडिक्टरी है कि कागज़ पर कुछ और है और ग्राउंड पर कुछ और है। और जुडिशरी की जब बात करते हैं जब इस देश में, फिर मैं गांधी को और प्रेमचंद को कोट करना चाहूँगा। इस देश में जब लोगों को न्याय उनकी भाषाओं में प्राप्त नहीं होता है और जब लोगों का व्यापार उनकी भाषाओं में नहीं होता है, तब हम इस देश को कब्रिस्तान बना देते हैं। गांधी ने 1946 में और प्रेमचंद ने 1919 और 1922 में अपनी रचनाओं में कहा था। क्यों कहा था इस बात को? तो उससे पहले आप गांधी के 1916 के BHU के भाषण को ज़रूर सुने या ज़रूर पढ़ें। क्यों गांधी हिंदी के पक्ष में या हिंदुस्तानी के पक्ष में या उर्दू के पक्ष में थे? क्या उसके पीछे तर्क वितर्क रहा? उसकी भी चर्चा उसमें ज़रूर पढ़ें। यह काम मैं श्रोताओं पर और देखने वाले दर्शकों पर छोड़ देता हूँ। हिंदी का संवैधानिक पक्ष हो, हिंदी का व्यापारिक पक्ष हो, हिंदी कामकाज की भाषा बने, हिंदी राजकाज की भाषा बने, हिंदी शिक्षा में एक माध्यम के रूप में आनी चाहिए या हिंदी केवल साहित्य तक सीमित हो जानी चाहिए। इस देश में आगे भी हुए हैं, मुक्ति बोध भी हुए हैं, जो हिंदी बैकग्राउंड से मूल रूप से संबंध नहीं रखते थे, लेकिन जो काम उन्होंने हिंदी के लिए किया है शायद ही आज कोई साहित्यकार कर रहा है। वेबिनार में आप कितनी भी हिंदी की बात करते रहिए, लेकिन ग्राउंड पे क्या है? ग्राउंड पे क्या है वह देखा जाता है। विश्व के अंदर हम किसी मुल्क में जाते हैं या कोई हमसे ये सवाल करता है कि भारत की राजकाज की, भारत की या भारतीयों की भाषा क्या है, क्या हिंदी है, तो बोलते वक्त लोगों की ज़बान में ताले नहीं, गिल्टी फील होता है। जब आप किसी सेमिनार सभा में जाते हैं, हिंदी तो छोड़ दीजिए, अपनी लोकल भाषाओं को बोलने में आपको घृणा फील होती है, यह भी सच है। और जब पूर्व प्रधानमंत्री को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई, पूरा वक्तव्य BBC पर मौजूद है, सुन लीजिए, वर्ड टू वर्ड अंग्रेजी में कहा गया, उसकी भी बहुत धज्जियाँ उड़ाई गई। और जब ओबामा साहब यहाँ आते हैं तो हिंदी टूटी फूटी ही सही, हिंदी भाषा का सम्मान तो करते हैं, लेकिन जब हमारे देश के अधिकांश मंत्री हो, नेता हो, मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी हो, जब विदेशी भूमि पर अपनी भाषाओं को बोलने में गिल्टी फील करते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तब उस देश के लोग लिखते हैं कि आज भी भारत भाषा के रूप में गुलाम बना हुआ है। और ये भाषा की गुलामी चाहे मार्क्स ने कहा हो, निराला ने कहा हो, रामविलास शर्मा ने कहा हो, गांधी ने कहा हो या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा हो, विवेकानंद ने कहा हो, इन व्यक्तियों ने अपने अपने स्तर पर जो कहना था वह कहा, तार्किक दृष्टि से कहा, लेकिन आज की प्रणाली में, आज की व्यवस्था में केवल कागजों पर ही ये व्यवस्था क्यों सीमित हो गई है? क्यों माध्यम के रूप में हिंदी नहीं आ पाती है? क्यों केवल साहित्य तक हिंदी सीमित हो जाती है? और क्यों प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में हिंदी माध्यम की पुस्तकें, उनके शब्दकोश और उनके शिक्षक मौजूद नहीं हैं? और यदि हैं ऐसे शब्दकोश, ऐसे शिक्षक, ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे वाइस चांसलर, तो ग्राउंड पर रहकर काम क्यों नहीं करते हैं? केवल मान सम्मान के लिए कैमरे पर आना और अपनी बातें करना, क्या यही है हिंदी प्रेम? क्या यही है हिंदी दिवस? आज के बाद कल आएगी 15 सितंबर, फिर क्या आप इसी प्रकार की चर्चा, इसी प्रकार के संवाद करेंगे अपने बच्चों से? और आप हिंदी दिवस तो तब मनाइएगा जनाब, जब आप यह तय कर पाएँ कि हिंदी को लिखने का तरीका क्या होगा। हिंदी के अंदर आधा ना लगाएंगे या ऊपर बिंदी लगाएंगे, क्योंकि इस देश में हिंदी के माथे की बिंदी की लड़ाई सदियों से नहीं, दशकों से चली आ रही है। अभी आप एक भाषा के उस मानकीकरण रूप को भी स्थापित नहीं कर पाए हैं जो हिंदी के लिए एक वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य हो, तब आप कहते हैं हम हिंदी दिवस मनाएंगे। ज़रूर मनाइए, मेरी बातों से बहुतों को मिर्ची भी लगी होगी, बहुतों को सांत्वना भी मिली होगी, बहुतों के अंदर बहुत से सवाल भी पैदा हुए होंगे। अगर आपके अंदर सवाल पैदा हुए हैं,
आपके अंदर कुछ जानने की, कुछ सीखने की जिज्ञासा पैदा हुई है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही चाहता हूँ कि जो आग मेरे में ना सही बहुत से हिंदी प्रेमी या ऐसे विद्यार्थियों में हैं जो हिंदी भाषा तो जानते हैं, हिंदी विषय भी जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं और वह अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए वीडियो था और उन शोधार्थियों के लिए भी था, उन शिक्षकों के लिए भी था जो काम तो करना चाहते हैं भविष्य में, खासकर रिसर्च के क्षेत्र में और सोशल साइंस के क्षेत्र में, लेकिन एक अफसोस कह लीजिए या कमी कह लीजिए कि हिंदी माध्यम की पुस्तकें नहीं मिलती हैं और शिक्षक हिंदी में बोलना और हिंदी में हस्ताक्षर करना अपना गिल्टी मानते हैं। यह भी सत्य है। मैंने भी छोटा सा नाटक किया बहुत लोगों की तरह हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में। कल से मैं भी अपनी वही अंग्रेजी में काम करना, लोकल भाषाओं में काम करना, लेकिन जब तक आप लोकल को वोकल और वोकल को ग्लोबल नहीं बनाएंगे तो आप किसी भी प्रकार का नाटक, किसी भी प्रकार का वेबिनार, सेमिनार, ई गोष्ठी कर लीजिए, और जब तक आप बाजार से निकलकर प्रौद्योगिकी में, शिक्षा में, तकनीकी में, चिकित्सा में, अन्वेषण में, स्पेस में, सैटेलाइट में, ज़मीन के अंदर, ज़मीन से ऊपर, इन क्षेत्रों में हिंदी माध्यम को नहीं ला पाएंगे, आप हिंदी को कहीं भी स्थापित नहीं कर पाएंगे। हिंदी की हत्या करने से ज़्यादा अच्छा है हिंदी को कफन पहना दीजिए, क्योंकि कफन आप और मैंने मिलकर खरीदा है, बस पहनाने की तैयारी है। देखते हैं कितना वक्त लगता है हिंदी की बिंदी को हटाने के बाद कफन पहनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और विषय पर किसी और दिन ज़रूर मिलूंगा आपसे, और ये मेरा पूरा वीडियो थोड़े से एडिट के बाद मेरे YouTube चैनल पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए वीडियो मेरे YouTube चैनल पर भी मौजूद रहेगा। आपने देखा, पसंद किया, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मेरी तरह आप भी मनाइए आज हिंदी दिवस का नाटक। धन्यवाद। जय हिंद।